साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। एक्सरसाइज हमारा है 4.6, क्वेश्चन नंबर है 8। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, और साथ ही साथ हमने ये बताया था कि ये एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से आना अनिवार्य है। कल हमने पेपर लेकर एनालिसिस भी किया था, बताया भी था कि क्वेश्चन आया था, और वो भी सेम टू सेम एनसीईआरटी का ही प्रश्न था। एनसीईआरटी के ही प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टू सेम, तो थोड़ा सा अंक वगैरह भी चेंज नहीं करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 की यदि हम बात करें, दिया हमको 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर कितना बच्चे? -2, और उसके बाद है 3x प्लस 4y बराबर 3। बच्चे बात ना करो, समझिएगा ध्यान से। इस दिए समीकरण से हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ए, एक्स और बी मैट्रिक्स। तो समझिएगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। कल पिछली क्लास में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि कैसे ए वगैरह फाइंड किया जाता है। ये बच्चे समझिएगा, जो हमारा पहला समीकरण होता है, पहले समीकरण के जो एक्स और वाई के गुणांक होते हैं वो हमारे पहले रो को तैयार करते हैं। तो पहले रो में होता है हमारा 2 -1 3 4, ये हमारी हो गई मैट्रिक्स ए। अब अगर बात करें मैट्रिक्स एक्स का, तो जो जितने भी चराए रहते हैं वही हमारा मैट्रिक्स एक्स हो जाती है। क्या क्या चरा है? एक्स और वाई। और बी मैट्रिक्स की यदि हम बात करें, -2 3। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम इसको सॉल्व यानी कि मिला करके कहा गया है पहले हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये बच्चे हमने आपको बताया कि जब भी कहे कि हल कीजिए, इन उसका मतलब होता है कि उस समीकरण में आए हुए चर का मान निकालना है ना। इस समीकरण में कितने चर आए हैं? एक्स और वाई, इन दोनों चरों का मान निकालना है। मान निकालना चाहता तो मैं इसमें 4 से गुणा कर देता और घटा देता, तो वाई से वाई कट जाता, एक्स का मान आ जाता विलोपन विधि से। लेकिन यहाँ पर हमको बाउंडेशन कर दिया है कि विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र और ग्राफी विधि, ये सब सारी चीज नहीं फॉलो करना है। आपको आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है x बराबर a इनवर्स। तो हमने देखा हमारे पास x है, हमारे पास b है, हमारे पास a इनवर्स नहीं है। अब a इनवर्स की यदि हम बात करें तो a इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट a एडज्वाइन a होता है। अब फिर से बात आ गई एडज्वाइन a। एडज्वाइन ए निकालने से पहले हमको सहखंड निकालना पड़ेगा, या तो 2/2 की हम एडज्वाइन डायरेक्ट ही निकालना जानते हैं। तो चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बच्चे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो बच्चे 4 दूनी 8, घटाने के लिए -3 1 3 -3 हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस का 3 और 8 3। डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना आ गया? डिटर्मिनेंट हमारा ए जो आया वो कितना आ गया? 11। ठीक, आगे समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक फिर से। अब हमको चाहिए एडज्वाइन ए। एडज्वाइन ए बराबर बताए थे 2/2 का एडज्वाइन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस इस विकर्ण का क्या करें? अवयव चेंज कर दें, 4, बाकी इसका साइन चेंज कर दें। प्लस था तो माइनस, और माइनस था तो प्लस का 1 हो गया, हमारा एडज्वाइन आ गया। ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइन ए। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है? 11। यहाँ जाएगा 4 1 -3 2। ठीक, चलिए इसका गुणा कर लेंगे हम लोग बच्चे। क्या हो जाएगा हमारा? ए इनवर्स बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/11।
उसके बाद 1/11, उसके बाद -3/11 और 2/11। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको सॉल्व करना है तो फार्मूला हमारा होता है x बराबर A इनवर्स, मान रख देते हैं x हमारा क्या मैट्रिक्स, x और y बराबर A इनवर्स हमारा कितना है 4/11, 1/11 -3/11 2/11। और b की यदि बात करें -2 3। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमारा हो जाएगा x y इस मैट्रिक्स में बराबर, ये बच्चे पहले का रो और दूसरे का गुणा करेंगे। जब देखो 4/11 का गुणा यदि मैं -2 में करूंगा तो 4 दूनी 8 -8/11 कितना आ गया -8/11 तो क्या -8/11 फिर इसका गुणा इस पे करेंगे प्लस 3/11, यानी पहले रो का पहले कॉलम में गुणा हो गया। अब दूसरे रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे, देखो -3/11 का गुणा करेंगे -2 में तो माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब दूसरे रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा -3/11, पहले अवयव के साथ गुणा करेंगे -2 में। ये बच्चे समझिएगा माइनस गुणा का हो जाएगा प्लस और 3 दूनी 6, 6/11 फिर प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ करेंगे, हो जाएगा बच्चे 2/11 गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, 6/11 हो जाएगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, क्या हो जाएगा x y अगर हर समान होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। तो -8 में से प्लस का 3 घट जाएगा, कितना बचेगा -5/11 हो जाएगा। और ये बच्चे 6 6 12/11। अब हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि यदि दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हों तो उनके अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अवनीश कुमार, ठीक, अगर अवनीश कुमार दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हों तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। x बराबर हो जाएगा -5/11 और y बराबर हो जाएगा 12/11। ठीक, जो हो गया हमारा x और y का। तो जैसे बच्चे ये प्रश्न 8 है वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो 3/3 का है तो 3/3 का हम लोग समझ चलेंगे, ये बच्चे बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको समीकरण दिया गया है 2x + y + z बराबर 1, x - y - z बराबर 3/2 और फिर 3y - 5z बराबर 9 दिया है। तो पहले तो हमें A मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा, फिर X मैट्रिक्स, फिर B मैट्रिक्स, फिर उनको सॉल्व करके इसमें आए हुए जो चर है x y z उनका मान निकालना होगा। तो समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम A मैट्रिक्स बनाते हैं। बताए थे बच्चे कि जो हमारा A मैट्रिक्स होता है, पहले समीकरण के जो x y z के गुणांक होते हैं हमारे फर्स्ट रो को तैयार करते हैं और जो दूसरा समीकरण होता है वो दूसरे रो को तैयार करता है और जो तीसरा समीकरण होता है वो तीसरे रो को तैयार करता है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ कितना है 2, y के गुणांक कितना है 1, z गुणांक कितना है, x गुणांक कितना है 1 -1, यहाँ क्या लिखे 3। यहाँ समझिए, यहाँ पर सबसे पहले x से कितना मान लिखा जाए और यहाँ पर x है का
एक्स नहीं तो मैं लिख सकता हूँ 0x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यानी एक्स का गुणांक कितना है? यही ये समझ रहिएगा, जो नहीं है उसको कितना माना जाएगा? 0। वाई का गुणांक कितना है? 3 और -5। ये जानते रहेगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अरे यक्स नहीं है तो यक्स 0 माना जाता है, जो नहीं है उसको 0 माना जाता है। एक्स अगर बात करें हम एक्स मैट्रिक्स का बनेगा, कितने चर आए हैं? एक्स वाई जेड। उसके बाद बी मैट्रिक्स, ये बच्चे बी कितना है? 1 3/2। तो चलिए इसके सॉल्व करने के लिए फार्मूला हमारा होता है x बराबर a इनवर्स b रोहित पाल विनय चौरसिया। हमें ये चाहिए, ठीक। हमारे पास इनवर्स नहीं है, पहले इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए इनवर्स निकालने के पहले एडजॉइन चाहिए। तो 3/3 का एडजॉइन कैसे निकलता है समझिए बच्चे। एडजॉइन a बराबर, देखो अच्छा फार्मूला को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। हाँ तो निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं। एडजॉइन a बराबर होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33 और इसका कहा जाएगा परिवर्त। तो चलिए पहले अच्छा डिटरमिनेंट चेक कर लें। हाँ पहले तो डिटरमिनेंट चेक करेंगे, अस्तित्व होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं अस्तित्व होगा तो छोड़ेंगे। अगर देखते हैं डिटरमिनेंट a बराबर, चलिए R1 के अनुसार प्रश्न कर देते हैं। R1 के अनुसार प्रसरण करने पर देखते हैं इसका डिटरमिनेंट कितना आता है। अगर डिटरमिनेंट बच्चे बताए थे आपको कि 0 आ जाए तो समीकरण निकाय का हल नहीं होता, असंगत होता है वो। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। डिटरमिनेंट a बराबर, सबसे पहले हमने 2 को लिया, तो बच्चे जब 2 को लिया तो हमारा ये छूट गया और ये छूट गया। 16 में x माइनस, अरे हाँ यार यहाँ 2 आई है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2। चले यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं। देखो अच्छा ध्यान समझो, जब हमने 2 को लिया तो हमारा ये छूटा और ये छूटा, गुणा करेंगे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 5 दूनी माइनस। ये बच्चे हमने ये लिया तो हमारा ये छूट गया था, ये छूट गया था, 3 1 के 3 और 1 माइनस से 1 माइनस से क्या कर देगा? माइनस माइनस प्लस। फिर R1 के लिए साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, निकालेंगे प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या लिया हमने 1 को, ये बच्चे ये हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, गुणा करके कितना हो जाएगा? -5। 0 गुणा 1 में करेंगे -1 क्या हो जाएगा? माइनस, मिलेंगे +1। तो ये छूटा ये छूटा, 3 1 के -0 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ समझते बच्चे ध्यान से, डिटरमिनेंट a बराबर हमारा आया 2 × 10 3 13 माइनस, ये बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 5 और प्लस 3। तो डिटरमिनेंट a बराबर आ गया हमारा 26 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 34। डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स का अस्तित्व a इनवर्स का अस्तित्व है। अब जब a इनवर्स का अस्तित्व है, हमने डिटरमिनेंट a निकाल लिया। अब हमको किसको निकालना है बच्चे? एडजॉइन। एडजॉइन का फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले सहखंड निकालेंगे और उस सहखंड का हम परिवर्त कर देंगे, तो जो परिवर्त आएगा वही हमारा हो जाएगा एडजॉइन। तो चलिए बच्चे निकालते हैं सहखंड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एडजॉइन a बराबर, ध्यान से इसलिए समझिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 8 नंबर में आना एकदम फिक्स है, अनिवार्य है।
और नहीं समझोगे तो तुम्हारा जानते हुए 8 नंबर क्वेश्चन छूट जाएगा। आया हर साल ही आता हूँ, फिक्स है। एक क्वेश्चन उठाएगा इस एक्सरसाइज से जरूर, और सेम प्रश्न उठाता है। बाकी अब तुम्हारा मर्जी है मकड़ाने का तो मकड़ा ही लो। तो याद समझिएगा बच्चे ध्यान से। देखो सबसे इसको लेंगे, ये हमारा है A11, मतलब ये पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। देखो पहला रो पहला कॉलम, इसलिए हो गया A11। और जोड़ने पर यदि सम आए तो प्लस ही रहता है, तो 1 1 2 सम आ रहा तो प्लस ही रहेगा। देखो जब हमने इस 2 को लिया तो ये छूटा और ये छूटा, 5 दूनी 10, प्लस का 10 घटाने के लिए माइनस, फिर किसको घटाएंगे, माइनस को 3 को घटाएंगे, हो जाएगा हमारा 10 माइनस माइनस प्लस का 3, 10 3, A11 हमारा कितना आ गया 13। अब बच्चे मैं निकालूंगा A12। देखो A12 की बात करें, जोड़ने पर आ रहा है विषम, एक बाहर माइनस आ गया, ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या बनता है। तो हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, इसमें गुणा किया तो माइनस का 5, इसमें गुणा किया तो 0, यानी -5 -0, 0 माने कुछ नहीं, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। A12 आ गया हमारा प्लस का 5। उसके बाद समझिएगा, अब हम लोग निकालेंगे बच्चे A13 की यदि हम बात करें तो 3 1 4, जोड़ने पर आ रहा है कितना प्लस, तो समझ रहेगा, जोड़ने पर आ रहा है सम रहेगा प्लस है। इस 1 को लेंगे तो ये छूटा ये छूटा, 3 1 के 3, -0 तो क्या देगा 3 नहीं देगा, ये आ गया हमारा 3। अब निकालेंगे A21, जोड़ने पर आ रहा विषम तो हो जाएगा बाहर माइनस। देखो A21 हमारा ये वाला एलिमेंट है, दूसरा रो पहला कॉलम, ये रहा दूसरा रो पहला कॉलम, ये छूटा और ये छूटा, -5 -3, घटाने के माइनस ही ना हो जाएगा, तो जाएगा बाहर माइनस, अरे माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस का 8, और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग A22, जोड़ने पर सम है तो प्लस ही रहेगा। A22 बच्चा हमारा ये है, दूसरा रो दूसरा का, तो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 5 दूनी 10, -10 -0, तुम हो जाएगा -10 -0, यानी तुम आ जाएगा -10। अब क्या काम करते हैं, A23, जोड़ने पर विषम, बाहर माइनस आ गया, जब इसको लिए हम A23 हमारा ये, इसको लिए तो ये छूटा और ये छूटा, 3 दूनी 6, इसको पूरा 0 करें तो हो जाएगा -6, घटाने के लिए माइनस, कितना हो जाएगा बाहर आएगा 0 हमारे पास है -6। अब हम लोग निकालेंगे बच्चे A31, जोड़ने पर सम है तो प्लस ही रहेगा, A31 हमारा ये रहा, इसको लिए तो ये छूटा ये छूटा, 1 1 के 1 कितना हो गया -1, उसके बाद -2, ये देखो घटाने के माइनस, और ये जाएगा -2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, ये देखो बच्चे 2 में से 1 घट गया तो आ गया प्लस का। उसके बाद निकालेंगे हम लोग A32, 3 2 5, जोड़ने पर विषम एक, तो एक माइनस आ गया बाहर, तो हमने लिया A32, इसको लिया तो ये छूटा और ये छूटा, इसमें गुणा किया तो हो गया माइनस का 2, घटाने के लिए माइनस, इसका गुणा इसमें किया तो 1, बाहर माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा -3, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस का। उसके बाद समझिए, अब हम लोग निकालेंगे A33, जोड़ने पर सम है तो प्लस ही रहेगा। A33 की बात करें आलोक मिश्रा, तो हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, 2 दूना 4 -4, घटाने के लिए माइनस, 1 1 के 1, कितना हो जाएगा -5, और इस पूरे का परिवर्त। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, से कॉलम को रो में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, किसी को चेंज करना पड़ेगा बस। देखो बच्चे ध्यान, कंफ्यूज मत होना कभी, अगर आप रो को कॉलम में चेंज करें, देखो ध्यान से दो, अगर रो को कॉलम में चेंज करोगे तो ये ऐसे घूमेगा इस तरीके से, लेकिन अगर यही कॉलम को चेंज करते तब देखो देखो रो को चेंज करा तो ऐसे घूम रहा है, लेकिन कॉलम चेंज करते तब ऐसे,
ठीक, ये बात ध्यान देना, नहीं कंफ्यूजन पैदा होगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाओगे फिर। तो ए बच्चे, रो को हम काला में चेंज करें, ऐसे था ये ऐसे था, तो ऐसे चेंज कर हो गया 13 5 3। फिर ये देखो इस तरीके से 8, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे 1 3 माइनस, तुम्हारे पास आ गया एडजॉइन ए भी। अब मैं निकालूंगा ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइन, तो रख देते हैं वैल्यू। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट, ए का मान कितना है 34। हाँ जी, हाँ ए इनवर्स और कैसे निकलता है, कई तरीका पड़ जाए। हाँ, जब तुम्हारे पास x बराबर ए इनवर्स बी है बता रहे हैं ना, तुम्हारे पास ए इनवर्स हुआ कहाँ पर, पहले तो ए इनवर्स हुआ निकला है। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट इनवर्स देख लिए हम कहा। चलिए यहाँ समझते हैं। ये बच्चे एडजॉइन की बात करें तो एडजॉइन हमारा कितना है 13 8 1 5 माइनस 10 3 माइनस 6 माइनस 5। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा 13/34। बात ना करो, 8, देखो जब गुणा करोगे तो कट जाएगा, 2 चौक 8 17 दूना 34, यानी हो जाएगा 4/17। 1/34 5/34, इसको भी रखेगा, इसको रखेंगे तो लस लेने में आसानी, लस नहीं लेना पड़ेगा। इसको भी हम लोग पूरे रखते हैं, काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काट रहे जानते हो, अभी x बराबर ए इनवर्स भी करना पड़ेगा हमको, तो वहां जब गुणा करेंगे तो हर समान रहेगा, डायरेक्ट जोड़ घटा देंगे, लस का झंझट नहीं होगा वहां पर। माइनस 10/34 और 3/34, थोड़ा देखने में सुनने में कहने में भी अच्छा रहेगा, सब में वही 34 दिख रहा है। 3/34 माइनस 6/34 माइनस 5/14। तो अब हमारे पास x है, a है, x है, a इनवर्स है, b है, और उन्हें लगा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, x और y का मान हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो चलिए जहाँ जितने का काम है उतने को रोके रखते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, देखो बच्चे फार्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स बी। तो चलिए x का मान रख देते हैं, x y z। इधर समझो, ए इनवर्स हमारा है 13/34 8/34 1/34 5/34 माइनस 10/34 3/34 फिर 3/34 माइनस 6/34 माइनस 5/34। अब हम बात करते हैं बी का। बी हमारा है 1 3/2 9। हमने आपको बच्चे बताया ये हमारा बनेगा x y z। गुणा करने के लिए हम तरीका जानते हैं कि पहले का रो और दूसरे का गुणा कर देते हैं। पहले एलिमेंट को पहले के साथ हो जाएगा 13/34
13 बटे 34 गुणा करवा यह चीज है। इसका करेंगे हम लोग 8 तिरिक 24 काट दे का इसको बच्चे काट देंगे ताकि हर समान रहे। देखो 8 बटे 34 का गुणा करेंगे जब हम 3 बटे 2 में 2 1 के 2 2 चौक 8 हो जाएगा 4 तिहाई 12 12 बटे 34 ताकि हमको लासा लेने में आसानी रहे। उसके बाद ये बच्चे ये कटेगा नहीं, हो जाएगा 9 बटे 34। यहाँ नहीं हो पाएगा क्या यार, थोड़ा और ऊपर करके लिख देते हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 13 बटे 34 था प्लस 12 बटे 34 और 9 बटे 34 ना प्लस 9 बटे 34। ये देखो पहले रो का हमने पहले कॉलम के साथ गुणा कर दिया, अब दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ। देखो तो जाएगा 5 बटे 34। उसके बाद देखो दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, इसमें जब गुणा करेंगे तब देखो माइनस 10 बटे 34 का गुणा करेंगे 3 बटे 2 में, 2 1 के 2 2 पंचे माइनस 15 बटे 34। फिर यहाँ समझिए तीसरे का तीसरे के साथ करेंगे 9 तिरिक 27 बटे 34। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, अब तीसरे रो का करते हैं। देखो हो जाएगा 3 बटे 34 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, देखो बच्चे काट देते इसको, माइनस 6 बटे 34 गुणते 3 बटे 2 2 1 के 2 2 3 6 माइनस 9 बटे 34। फिर देखो ये हो जाएगा माइनस 45 बटे 34। ये हमारा गुणा हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं आसानी से। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। देखो अभी हमने आपको बताया कि जब हमारा हर समान होता है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं। देखो बच्चे समझा, देखो हाथ तो समान है तो 12 13 25 25 से 9 34 34 बटे 34। दूसरा देखो देखो ई वाला प्लस बा ई वाला प्लस बा तो 27 5 32 32 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 17 तो हो गया 17 बटे 34। उसके बाद समझ ध्यान से देखो ई और ई माइनस माइनस वाला जोड़ दो प्लस वाला घटा दो तो समझो नागेश्वर 45 और 9 होता है कितना जानते हो 54 होता है। और 54 में से 3 घटा दिए तो हो गया 51 नागेश्वर कितना 51 माइनस 51 बटे। अब ये कट रहा है 34 के 34 34 17 के 17 17 दूना 34 17 दूना 34 17 तिरिक 51। ये आया हमारा एक्स वाई जेड बराबर 1, यहाँ बचा 1/2, यहाँ हो गया -3। तो समझो बच्चे हम जानते हैं कि यदि 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर हो तो अमन मौर्य तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। अमन और अमन, अमन स्क्वायर ऐसे पास में अमन इंटू अमन अमन स्क्वायर नहीं, अमन इंटू अमन अमन स्क्वायर जोड़ नहीं रहे गुणा कर रहे हैं। x बराबर 1 और y बराबर 1/2। अमन से अमन कट गया भाई आई को आई ये अब जेड बराबर आ जाएगा
-3/2। तो कुल मिलाकर के हमने 3/3 का सॉल्व करा दिया, बहुत कठिन नहीं है। हमारे पास ए पहले से रहेगा, एक्स पहले से एक्स पहले से रहेगा, बी भी पहले से रहेगा। हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ए इनवर्स की। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद एडजॉइन निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हम इनवर्स निकाल लेंगे और सॉल्व करके आसानी से हम एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हमने 4-5 साल का पेपर एनालिसिस किया है और लगभग हर साल पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज को बच्चों में एक बार फिर से कहूँगा कि मन लगा करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो 2-3 टॉपिक बता रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन उठाना अनिवार्य है। वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकता है 8 नंबर के। एक तो इस एक्सरसाइज से आना अनिवार्य है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बता, एक आ जाएगा आपको इनवर्स ही फाइंड करना होगा। ए बराबर आई ए से कह देगा, प्रारंभिक रूपांतर से, प्रारंभिक रूपांतर से कह देगा। तो जब प्रारंभिक रूपांतर कहेगा तो ए बराबर आई ए से करना, जानते रहो। और एक आ सकता है, कभी आपको कहेगा कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i बराबर 0 सिद्ध करिए और उसकी सहायता से इनवर्स निकालिए। इसको भी हमें सिखाया, ये भी 8 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 हो गया, ठीक। और एक आ जाएगा बच्चे मैट्रिक्स देकर कहेगा कि ऐसे कोई मैट्रिक्स आएगा, कहेगा सिद्ध करिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरीके से कुछ भी सिद्ध करने के लिए दे सकता है। ये 3 क्वेश्चन, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है, जानते हैं। वो 8 नंबर में आएगा। 8-8 16 नंबर तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। मान लेते हो सकता है एक 8 नंबर पूछ ले, एक 5 नंबर पूछ ले। अगर नहीं 8 नंबर पूछा तो 8-5 13 नंबर तुम्हारा पक्का, ये जानते रहो। और एक जानते रहो 3/3 का गुणा करना अच्छे से, वो तो बार बार कर ही रहे हो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो ही रहा है। वो भी गुणा करने के लिए वो शायद 2 नंबर में या 3 नंबर वगैरह में आ जाता है। हाँ, तो कंफ्यूज क्यों जाते हो, जानते हो? बस नहीं डराते क्यों? एकाएक जब एग्जाम आता है तब तुम देखो, तुम चाहो कि हम एक दिन खाकर मोटा जाएं, मोटाओगे क्या? एक दिन खाकर मोटा जाओगे? चलो भैया ले आओ, पकवान ले आओ, सेब ले आओ, संतरा लाओ, काजू बादाम लाओ, खाओ, मोटाओगे? अरे मोटाने के लिए हमको कम से कम 3-4 महीना खाना पड़ेगा, वही पौष्टिक आहार अच्छे टाइम से, तब हमारी शरीर तंदुरुस्त हो गया कि नहीं? अब तुम क्या चाहते हो? सोचते हो कि एग्जाम आ गया, बस 1 महीना पढ़ ले, वो हो जाए, फर्स्ट आ जाए। देखो तुम क्या करते हो, मेहनत चुटकी सा करते हो, चुटकी सा, और परिणाम समुद्र सा चाहते हो। तो ऐसा संभव होगा? तो कुल मिलाकर के देखो ये बच्चे, अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं खासकर मैथ में, मेरी गारंटी है मैं 90+ स्कोर आपको करा दूंगा। लेकिन आपको हमारे रूल के अनुसार चलना होगा। बस मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप पढ़ते चलिए। गारंटी है कि मैं क्वेश्चन पूरा किताब पढ़ा दूंगा, फिर आपको मैं आंसर सॉल्व कराऊंगा। अगर मेरे पढ़ाने से कहीं भी बाहर जाएगा तो बताइएगा मुझे। मैं जितना पढ़ाया हूँ उठा करके पेपर एनालिसिस कर दिए। अगर क्वेश्चन छोड़ा हो तो बताइए कि सर क्वेश्चन छूट जा रहा था। और जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया वो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा और उस पर खूब ध्यान दिए रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ये क्वेश्चन तुम भूलो नहीं कभी, इसको प्रैक्टिस बार करते रहो। जैसे ये नंबर भूलो, तुम सिद्ध करने वाला मत भूलो, ये क्वेश्चन पता है ना तुमको आएगा, इसको पहले से प्रैक्टिस करते रहो। और क्या करोगे, 1-2 महीना छोड़ दोगे, ये भूल जाओगे तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और समझो, मैं ये बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में जाना कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर को मिल गई मैथ की कॉपी चेक करने के लिए तो वो केवल कुछ नहीं देखेगा, केवल आंसर देखेगा। आंसर सही है तो सही कर देगा, गलत है तो गलत कर देगा। इसलिए कैलकुलेशन को बेहद ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ करिएगा। मान लेते हैं मैथ का टीचर पढ़ गया तब वो आंसर नहीं देखता है, तब वो प्रोसेस देखता है, ठीक है हमारा आगे बढ़ा। लेकिन जो संस्कृत का टीचर लग गया, अंग्रेजी को लग गया, उसको क्या पता कि प्रोसेस क्या होता है। उसको आंसर शीट मिली रहती है, लास्ट में देखा आया है तो ठीक है, नहीं आया तो गड़बड़। अरे यार, तो कोई टीचर पढ़ा रहा भले तो इंटर तक पढ़ा रहे, वो भूल नहीं जाते का, उनको पता रहता है का। तब तो इस वीडियो में या इस एक्सरसाइज में हमने या इस क्लास में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।